हेलो बच्चों, हम लास्ट डे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट पर थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बात कर रही थी अभी आर्गन प्लेन के बारे में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैंने बात की थी कि रियल एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात की, वही कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे आर्गन प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें हमने कुछ डिटेल्स में बात की थी और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने बात किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा। फिर हमने यहाँ पे बात की थी बेटा मॉडुलस ऑब्जेक्ट की बात की थी, कंजुगेट ऑब्जेक्ट की बात की थी। आज उन्हीं के आगे एक और टर्म है आर्गुमेंट। क्या टर्म है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास आर्गुमेंट। हम पढ़ क्या रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, जिसमें आज बात करेंगे आर्गुमेंट की। चलिए देखते हैं आर्गुमेंट क्या होता है बेटा। देखिए, द एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड ओरिजिन विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। इसे आर्गुमेंट कहेंगे या एम्पलीट्यूड कहेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट ए आर जी ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड। तो एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हमने एक आर्गन प्लेन बना लिया। लेट वी हैव ड्रॉ आर्गन प्लेन, रियल एक्सिस और ये होता है हमारा इमेजिनरी। क्या होता है बेटा? इमेजिनरी, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। ओके, ये एक्स होता है और ये आयोटा वाई होता है। मानते हैं कि जेड है, जेड के कोऑर्डिनेट जेड है जो आई जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है। हमने हमारा जेड बेटा जिसके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमने इसको ऐसे दिखाया। तो ये हमारा क्या होता था बेटा? सर ये हमारा मॉड ऑफ जेड होता था, जिसे हम मॉडुलस बोलते थे और इसकी वैल्यू क्या होती थी? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, दिस एंगल, ये एंगल हमारा अल्फा होता था और इसी एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? आर्गुमेंट। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? आर्गुमेंट। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? आर्गुमेंट। यानी कोई भी हमारे पास जो जेड एक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे आर्गुमेंट कहेंगे। और इसको हमने अल्फा से, अब बहुत लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा या अल्फा जो भी एंगल चाहिए आप उसे रिप्रेजेंट करिए। यहाँ पे हमने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? थीटा से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से अगर हम आप जानते हैं, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला बेटा, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा x हो जाएगा पूरा और ये मेरा y हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एंगल अल्फा की बात कर रहा हूँ, अल्फा या थीटा जो भी बात करना चाहे, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात कर लूँ या अल्फा की बात करूँ, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वाई बाई एक्स। अच्छा, यहाँ मॉड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बेटा? मॉडुलस। और अल्फा की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी? सर टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अपना आर्गुमेंट। अब देखिए, जो ये आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, यानी जो आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, इसके जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक के होता है बेटा? यानी यहाँ पे टेन अल्फा, हम बात कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू का जो रेंज होता है, अल्फा बिलोंग करेगा बेटा, अल्फा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ऑफ पाई टू क्लोज इंटरवल ऑफ पाई। अभी हम बात करते हैं ओपन इंटरवल ऑफ माइनस पाई टू क्लोज इंटरवल ऑफ पाई कहाँ से होता है। अभी हम बात करते हैं कि ओपन इंटरवल ऑफ पाई टू क्लोज इंटरवल ऑफ पाई कहाँ से होता है बेटा। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है बेटा कि अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की जब भी बात करेंगे तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए बेटा? उसकी वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होगी, तो वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू। अब एक होती है जनरल वैल्यू। क्या होती है बेटा? जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू जो होती है, जनरल वैल्यू, तो जनरल वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा? हम लिखेंगे 2n पाई प्लस प्रिंसिपल वैल्यू पर वैल्यू। अब देखिए जनरल वैल्यू कैसे हम बात करें।
कभी कभी क्या होता है बेटा, हम मानते हैं कि हम यहाँ पे हैं, बट हम क्या किए बेटा, एक पूरा सर्कल लाकर तब यहाँ पे किए हैं। कभी क्या होता है कि हम 2 सर्कल लाकर यहाँ पे किए हैं बेटा। इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अब मैं कितने सर्कल घूम कर आऊँ फिर यहाँ पे आऊँ, तो ये मेरा क्या होगा, बार बार उस एंगल को रिपीट करेगा। और हमें पता है जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, वो अपने या फंक्शंस मान लेते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं कुछ एंगल्स के बाद। जिस एंगल के बाद वो रिपीट करते हैं उन्हीं एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म निकालने कैसे निकालते हैं बेटा, 2n पाई प्लस प्रिंसिपल वैल्यू, 2n पाई प्लस प्रिंसिपल वैल्यू, यानी n ये कितने राउंड में घूमकर वापस आया है, इसी को बोलते हैं 2n पाई प्लस प्रिंसिपल वैल्यू। इतनी बात क्लियर बेटा। और यहाँ पे n जो होता है बेटा, यहाँ जो n है, n इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। क्या है बेटा यहाँ पे n इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। n एक इंटीजर का ही पार्ट होता है बेटा, n इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे हम x आयोटा y। हमारे लिए z यहाँ पे था बेटा, z क्या था, x प्लस आयोटा y। यहाँ पे हमारे लिए क्या है बेटा, इसको z डैश मान, हाँ हम इसको मान, अच्छा यहाँ पे देखिए पहले नाम अलग देते हैं, इसको z1 नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है बेटा हमें, क्या लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ देते हैं z2 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ देते हैं z3 एक्स माइनस आयोटा वाई। चलिए बेटा हम यहाँ की बात करते हैं, दिस एंगल, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया बेटा, सर अल्फा नाम दिया। और यहाँ बोला अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। क्या बोला बेटा, मॉड ऑफ y बाई एक्स, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। अगेन हम यहाँ पे जब आते हैं बेटा दिस पॉइंट z पर, तो ये एंगल मेरा अल्फा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अल्फा। अब जब ये अल्फा एंगल हो गया मेरा बेटा, इसे हम, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये हमारा सेकंड में, ये हमारा जब ये अल्फा हो गया तो दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस अल्फा। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा बेटा। पाई माइनस अल्फा, क्या बेटा। और एक बात, जब हम ऐसे, अब यहाँ पे देखिए हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो लेंगे निगेटिव। अभी हम किस साइड गए हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, इस पार्ट को बात करते हैं, इसको हमने लिया माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, कैसे, सॉरी क्लॉकवाइज गए। जब भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे हम, माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैंने अल्फा को रिप्लेस किया थीटा से, तो यहाँ पॉजिटिव थीटा, यहाँ थीटा से रिप्लेस करेंगे तो, अगर यहाँ पे हम अल्फा को थीटा से रिप्लेस करेंगे तो बोलेंगे यहाँ थीटा जो है माइनस अल्फा के बराबर है। ओके, यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करेंगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पाई माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ये टेन अल्फा बोलते हैं, हम उसको टेन थीटा से रिप्लेस करना चाह रहे थे। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम टेन थीटा के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। ओके, आइए इस वाले की जगह पे जब बात करते हैं, यहाँ पर दिस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा, सर ये मेरा हो जाएगा, अगर मैंने इसको अल्फा मान लिया होगा, ये मेरा अल्फा होता, तो ये पूरा का पूरा मैं एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, ये कितना हो जाता सर, पाई माइनस अल्फा, बिकॉज इट्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा होगा वैल्यू वो कितना होगा, माइनस, क्या होगा बेटा, माइनस पाई माइनस अल्फा। क्या होगा,
पाई माइनस अल्फा। क्लियर। थीटा की वैल्यू को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट को लिखते हैं। थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी बेटा, अल्फा के बराबर। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगी बेटा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी बेटा, माइनस पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी बेटा, माइनस अल्फा। अब थीटा को मैं इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं कि थीटा मेरा ऐसा ऐसा आएगा, और थीटा को हमने यहाँ पे आर्गुमेंट बोला है। क्या बोला है बेटा, यहाँ पे थीटा इज आवर आर्गुमेंट, या आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। हम थीटा को आर्गुमेंट बोल सकते हैं या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा ये हमारा आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, और इसकी जो वैल्यू होगी माइनस पाई से पाई के बीच में होगी, तो बोलेंगे हम प्रिंसिपल वैल्यूज। ओके, अभी हम फाइंड करना जानते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्या है सर, क्वाड्रेंट वाइज। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट वाइज बताया था बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, थीटा माइनस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, थीटा सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेंट के फॉर्म में ये सारी वैल्यूज मिलती जा रही हैं। आइए अपने नेक्स्ट बात कर लिए हैं। तो अब देखिए स्पेशल आर्गुमेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात कर सकते हैं बेटा एक हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ के मेथड से। क्या बात करते हैं बेटा, ग्राफ के मेथड से। और यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हम लिखते हैं बेटा ग्राफ। ग्राफ कैसा बनना है यहाँ पे, ग्राफ। और फिर हम अपना ग्राफ के लिए छोटा पार्ट हो गया। फिर हम अपना क्या बात करेंगे बेटा, हम अपना बात करेंगे आर्गुमेंट की। ओके, ग्राफ के बाद हम बात करेंगे आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट ऑफ जेड। चलिए पहले क्या दिया है बेटा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया है जेड प्लस रियल प्लस एंड जेड प्लस कह रहा हूँ, रियल प्लस जीरो की ओर टेंस है। रियल प्लस कहाँ है बेटा, जीरो की ओर टेंस है। अब रियल प्लस जीरो की ओर टेंस है तो हमारे पास ग्राफ कैसा होता है, ये होता है ग्राफ। जीरो की ओर टेंस है तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, सर ये पार्ट होगा पूरा, दिस पार्ट। इस पार्ट के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। जब x की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी तो हमें पता है क्या हो जाता है बेटा हमारे पास, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y x तो है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जीरो, और y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखते हैं सर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। y की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे जीरो पुट कर दी बेटा, y की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा जीरो। और tan इनवर्स जीरो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जैसे tan इनवर्स जीरो हुआ तो tan इनवर्स जीरो होता कब है, 0 डिग्री पर। इस पर जीरो, इसका आर्गुमेंट आ जाएगा 0 डिग्री। ओके, जीरो आ गया। क्या आ गया बेटा, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अब आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, नेक्स्ट में बोल रखा है आर निगेटिव। क्या बोल रखा है बेटा, आर निगेटिव। चलिए आर निगेटिव की बात देखते हैं। आर निगेटिव की बात करते हैं। आर निगेटिव का मतलब यहाँ पे आएगा, आर निगेटिव का मतलब हमारे पास वो जो नंबर होगा वो कहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब ये मेरा एंगल होगा, दिस एंगल, मेरा एंगल ये होगा। इस पे भी क्या होगा बेटा हमारा, ये कोऑर्डिनेट सेकंड तो क्या होगा बेटा, जीरो ही होगा। वाई का कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा। जब वाई का कोऑर्डिनेट जीरो है, पर यहाँ से ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है सर, ये पाई फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, पाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पाई। देन आफ्टर प्लस आयोटा। अगर हम प्लस आयोटा की बात करेंगे बेटा, तो प्लस आयोटा का मतलब है ये पार्ट, दिस, और ये एंगल कितना बना रहा है बेटा हमारे पास 90 डिग्री। कितना बना रहा है 90, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। आइए
माइनस आयोटा। अगर हम माइनस आयोटा की बात कर रहे हैं बेटा, माइनस आयोटा की बात कर रहे हैं, तो दिस एंगल ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। तो हम यहाँ से कुछ बातें समझ गए कि हमारे पास अगर रियल प्योर रियल पार्ट है तो उसका आर्गुमेंट 0 आएगा, यानी रियल प्योर रियल पार्ट में अगर पॉजिटिव पार्ट है जैसे 2 3 4 5, एग्जाम्पल के तौर पे ये बोल दिया जाए 3 प्लस आयोटा 0 जेड इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 0, इन सब के लिए आर्गुमेंट कितना होगा 0। और अगर ये बोल दिया जाए माइनस 5 प्लस आयोटा 0, तब क्या हो जाएगा बेटा, आर्गुमेंट माइनस पाई हो जाएगा, सॉरी पाई हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जब इमेजिनरी पार्ट हो प्योर आयोटा के फॉर्म में हो तब कितना हो जाएगा सर, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास आर्गुमेंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट में हमारे पास पहला यहाँ पे दिया है बेटा, आर्गुमेंट में सर आर्गुमेंट क्या सर, आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट कितना आएगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब बेटा इसका देखते हैं सर कैसे, आपने कह दिया आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट जो होगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड की होगा। अगर मैंने ये मान लिया बेटा कि मेरे पास जेड है, जेड क्या है सर, एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या होगा जेड प्लस आयोटा वाई। अगर आर्गुमेंट मेरा जेड प्लस आयोटा वाई हो गया, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस आयोटा वाई हो गया, तो कंजुगेट कितना हो जाएगा सर, एक्स माइनस आयोटा वाई। आर्गुमेंट मेरा एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। आइए हम इसको बना के देखते हैं आर्गेंट प्लेन में। हमने यहाँ पे आर्गेंट प्लेन बना लिया, इट्स अ रियल एक्सिस, इट्स अ इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास जेड है, जेड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स कॉमा वाई। अब मैंने ये मिलाया बेटा दिस, तो यहाँ पे हमारे लिए कितना हो जाएगा सर, 10 अल्फा, क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, ये 10 अल्फा हो जाएगा। तो 10 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, y बाई एक्स, कितना हो जाएगा y बाई एक्स मॉड में। यहाँ पे हम बात करते हैं क्या बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। जैसे ही हम आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे तो ये हमारे पास नीचे आएगा, ये कंजुगेट ऑफ जेड। जैसे कंजुगेट ऑफ जेड की बात करेंगे x माइनस आयोटा वाई, तब ये कितना हो जाएगा बेटा, तब ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और दिस एंगल अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये क्या है, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। और यहाँ लिखेंगे 10 अल्फा या 10 माइनस अल्फा, क्या लिखेंगे बेटा 10 माइनस अल्फा, हम 10 माइनस अल्फा लिख देंगे इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस एक्स। ओके बेटा, तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड के बराबर होगा। क्योंकि बेटा हम अगर 10 अल्फा को लिखना चाहेंगे तो 10 माइनस अल्फा लिखते हैं, माइनस 10 अल्फा, क्या लिखते हैं बेटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे किसके दिया है बेटा, ये हमारे पास दिया है, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ये मेरा आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 10 अल्फा भी हमने बात की थी, ये क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स जेड कंजुगेट, आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगेन मैंने ये बोला आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड क्या होगा बेटा, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो माइनस जेड कितना आएगा बेटा, अगर आपको माइनस जेड की बात देखनी है तो माइनस जेड, अगर आपके पास जेड कितना है बेटा x प्लस आयोटा वाई है, तो माइनस जेड कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, कितना हो जाएगा बेटा माइनस जेड माइनस आयोटा वाई। और माइनस जेड और माइनस आयोटा वाई हो जाएगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारा, कहीं यहाँ पे आएगा। माइनस जेड तो हमारा यहीं पे आएगा ना, जब माइनस जेड यहाँ पे आएगा बेटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, सर ये एंगल हो जाएगा आपका माइनस पाई माइनस अल्फा, ये ना माइनस पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई माइनस अल्फा। और बेटा यहाँ पे एक थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे माइनस क्या होना चाहिए आपके पास, यहाँ होना चाहिए माइनस पाई प्लस
आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सर ये जेड था तो ये माइनस जेड हो गया, माइनस जेड कितना होता है इतना, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, पाई माइनस अल्फा। कितना हो जाएगा सर, पाई माइनस अल्फा। अब पाई माइनस अल्फा को अगर मैं पाई से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा ये प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं सर आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड, क्या आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड, यहाँ लिख देते हैं बेटा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इक्वल टू माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। आइए हम थर्ड वाले में चलते हैं। ये थर्ड वाला क्या दिया हमें, थर्ड वाली प्रॉपर्टी दिया है बेटा हमें आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कंजुगेट प्लस, तो यहाँ पे पहली बात बेटा देखिए माइनस जेड कंजुगेट क्या होगा, प्लस जेड कंजुगेट कितना होगा बेटा। अगर मैं सब बेटा इन सब पार्ट को रफ कर दूं यहाँ पे, चलिए रफ नहीं करते, यहाँ पे कर देते हैं यहाँ से। कंजुगेट ऑफ जेड कितना होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, माइनस ऑफ कंजुगेट कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस प्लस आयोटा वाई, आई थिंक यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, माइनस जेड कंजुगेट, तो ये आपका हो जाएगा बेटा, और दिस एंगल इज, ये हो जाता है मेरा पाई माइनस अल्फा। क्या होता है बेटा, पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं कंजुगेट ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा मेरे पास बेटा आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कंजुगेट इक्वल टू पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। और अब बेटा यहाँ पे हमारे पास तीन और प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग क्या बेटा, सो लॉग एक्स इंटू वाई क्या हो जाता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, आपकी प्रॉपर्टी याद होगी, लॉग एक्स अपॉन वाई तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, अगेन लॉग एक्स की पावर वाई तो क्या हो जाएगा, वाई बाहर आ जाएगा बेटा, लॉग एक्स। इसी तरह से आर्गुमेंट भी हमारा सेम बिहेव करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा बेटा, सर आर्गुमेंट ऑफ, जैसे हमने लॉग की प्रॉपर्टी, बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टी ये भी शो कर रहा है यहाँ पे, क्या कर देंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, पहली प्रॉपर्टी बेटा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी सर, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन, क्या लिख देंगे बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन। जैसे मैंने बोला आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन, तो यहाँ पे लॉग की वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी जिसकी पावर थर्ड प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगा, एन आर्गुमेंट ऑफ जेड। बेटा अब हमें इनको क्या देखना है, प्रिंसिपल वैल्यू पे देखना है। अगर जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होती है बेटा आर्गुमेंट में, तो हम लिख देते हैं बेटा प्लस 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस 2n पाई, ये इस तरह से एडजस्ट करके हमें क्या देता है बेटा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में देता है। और यहाँ पे एक बात, n जो है ना बेटा वो इंटीजर का पार्ट है। n किसका पार्ट है बेटा, इंटीजर का पार्ट है, n इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ से हम इसे आर्गुमेंट की कुछ डिफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए बेटा इसकी दो प्रॉपर्टीज और इनकी बात करते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज और क्या दिया है, क्या दिया है बेटा, दो प्रॉपर्टीज। पहला दिया है आर्गुमेंट आयोटा जेड, क्या दिया है, आर्गुमेंट आयोटा जेड। आर्गुमेंट आयोटा जेड, आर्गुमेंट आयोटा जेड क्या हो जाएगा बेटा, आर्गुमेंट आयोटा जेड हो जाएगा सब प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। बेटा अब हम आते हैं अपनी पीछे वाली स्लाइड में।
यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था अगर मेरे पास आयोटा है तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना देता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट आयोटा कितना देगा, ये आर्गुमेंट लिखा है, क्या लिखा है, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। तो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना आएगा बेटा, π/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना देगा बेटा मेरे, π/2। तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा सर π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। ओके बेटा, ये यहाँ पे हमारा ये चौथा हो गया। पांचवा क्या है सर, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा इंटू जेड। क्या लिखा है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा इंटू जेड। माइनस आयोटा इंटू जेड क्या कर देंगे बेटा, हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, नेगेटिव में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस आर्गुमेंट आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड। माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा कितना दिया बेटा हमें, अगर यहाँ पे अच्छा माइनस बाहर क्यों लगा रहे हैं, मैं अंदर ही लिख दे रहा हूँ, आर्गुमेंट के अंदर ही, अगर माइनस में यही लिख दे रहा हूँ आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा। तो आते हैं पीछे बेटा अपने उसी वाले स्लाइड में, यहाँ देखिए हमने क्या बोला है बेटा, यहाँ पे हमने ये बोला है बेटा जैसे ही माइनस आयोटा आएगा तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा कितनी आती है, -π/2। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, -π/2। क्या लिख देंगे, -π/2। तो आएगा -π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या बेटा, ये हमारे पास आ गया आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड की वैल्यू आ गई, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बेटा, आर्गुमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, एक दो सिंपल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे की ओर चलते हैं। पहले हमें क्या निकालना है बेटा, अल्फा निकालना है, अल्फा के बाद थीटा जो आएगा वो मेरा आर्गुमेंट आएगा। ओके, हम अल्फा वहां पे एंगल ले रहे हैं तो अल्फा के बाद हम पहले थीटा फाइंड करें। पहले चलिए एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है हमारे लिए बेटा, सर हमारे लिए क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा जेड। क्या दिया बेटा, जेड हमारे लिए क्या है सर, जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। क्या है बेटा, 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे x की जो वैल्यू है 1 है, y की जो वैल्यू है 1 है, तो बेटा अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स y/x। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 अल्फा। बेटा यहाँ बताइए tan की किस वैल्यू, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 में यानी tan 1 कब होता है बेटा सर, tan 1 होता है tan π/4 पर, tan π/4 तो tan इनवर्स 1 क्या होगा सर, अल्फा की वैल्यू मेरी π/4 हो जाएगी। अब ये देखिए किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो जो मेरा थीटा है वो अल्फा के इक्वल होता है, तो मेरा जो प्रिंसिपल यानी आर्गुमेंट हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो कितना हो गया π/4, तो थीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगी π/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू -3√2i प्लस आयोटा टाइम्स 3√2 प्लस 3√2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, उसके आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है बेटा, आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे कितना आएगा, -3√2, y कितना आएगा 3√2, कितना है बेटा। अगर यहाँ पे x इतना है y इतना है तो मुझे पहले अल्फा चाहिए, अल्फा इक्वल टू क्या होगा सर, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। बेटा मॉड जरूर लगाइएगा, मॉड लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट पर है, देन आफ्टर हम सॉल्व करेंगे। मॉड आ गया, मॉड के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो tan इनवर्स -3√2/3√2, यहाँ से ये कट गया, ये यहाँ से 1 आया, तो tan इनवर्स -1, तो मॉड से कोई मॉडलेस से कोई वैल्यू निकलेगी तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये मेरे पास +1 आ गया। अब tan इनवर्स +1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा
टेन इनवर्स प्लस 1 की वैल्यू होती है हमारे पास पाई/4, पाई/4 आ गया। बेटा ये किस क्वाड्रेंट में है? अगर ये देखा जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई कर रहा है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का पार्ट है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी सर? पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई/4। थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 पाई/4। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट के क्वेश्चंस हो गए। थीटा की वैल्यू 3 पाई/4। बेटा हम अपने आर्गुमेंट के ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी आगे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने। अब आता है फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने फॉर्म में हम लिख सकते हैं? तो पहला हमें पढ़ते आए बेटा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? x प्लस आयोटा वाई। फिर है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जब हम आर्गेन प्लेन पर बेटा, जैसे यहाँ पे हमारे पास आर्गेन प्लेन था, ये और आर्गेन प्लेन, इस आर्गेन प्लेन में हम इसको x और इसे आयोटा वाई माइनस एक्स और माइनस आयोटा वाई हम लिखते हैं, यानी रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। तो अगर हमारे पास z है बेटा x प्लस आयोटा वाई, सॉरी x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, पेयर्स के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं पोलर फॉर्म। सर ये पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म का मतलब होता है कि जो इसको, यानी इस पोलर फॉर्म का मतलब है जैसे कि हम अभी तक जेड, एग्जांपल के तौर बेटा, अभी तक हम जेड जानने के लिए क्या यूज करते थे सर? पहले एक्स पे जाते थे, एक्स पे इतने टाइम जाते थे, ये एक्स जाते थे, देन आफ्टर हम वाई जाते थे। ये हम जेड का, अगर मैं बोलूं कि जेड की पोजीशन क्या है, अगर मुझे जेड पे जाना है तो जेड पे जाने की पोजीशन हम इस तरह से देखते थे कि पहले एक्स पे जाते थे, फिर वाई पे, वाई कोऑर्डिनेट को फॉलो करते थे, यानी इमेजिनरी पार्ट को, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है क्लास 9th और 8th में। लेकिन क्या हम ये बोले कि हमें इस ओरिजिन से डायरेक्ट जेड पे जाया जा सकता है? अगर बेटा इस ओरिजिन से डायरेक्ट जेड की पोजीशन पे फाइंड किया जा सकता है तो हम जा तो सकते हैं, तो बट हमें क्या चाहिए? ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस यानी मॉडुलस चाहिए, प्लस इसका आर्गुमेंट चाहिए ना, कि इस एंगल से जाओ, एक्स एक्सिस के इस एंगल से जाओ, इस पॉइंट पे चले जाओगे। तो क्या क्या चाहिए सर? मुझे आर्गुमेंट चाहिए और मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए। मुझे आर्गुमेंट और मॉडुलस ऑफ जेड मिल जाए तो मैं उस जेड पे डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, उस पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। और इसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे बेटा? इसी फॉर्म को कहेंगे हम पोलर फॉर्म। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं पोलर फॉर्म। क्या पढ़ते हैं बेटा? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म। अब देखिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। हमारे पास एक जेड है, कैसा है? एक्स प्लस आयोटा वाई। चलिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेटा ये हमारा एक्स है, ये क्या है हमारा? एक्स। ये हमारा क्या है बेटा? वाई। तो इस मॉड ऑफ जेड को हमने नाम दिया आर। एक्चुअली मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हमने नाम दे दिया आर। तो ये मेरा आर हो गया। तो अगर मैं इस x और y को मॉडुलस और आर्गुमेंट के फॉर्म में बना दूं, मॉडुलस और आर्गुमेंट के फॉर्म में बना दूं, तो मेरा यही क्या हो जाएगा? पोलर फॉर्म में हो जाएगा। चलिए x और y को इसके आर्गुमेंट के फॉर्म में बनाते हैं और मॉडुलस के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा cos ऑफ अल्फा। cos अल्फा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस ये हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया बेटा सर, x अपॉन आर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? r cos ऑफ अल्फा। क्या हो जाएगा सर? r x इक्वल टू r cos ऑफ अल्फा, r cos ऑफ अल्फा। अगेन y के लिए लिखने जाएंगे तो क्या आएगा? साइन अल्फा इक्वल टू वाई बाई आर। तो y के लिए क्या हो जाएगा बेटा? r साइन ऑफ अल्फा, r साइन ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे? r cos ऑफ अल्फा, r cos ऑफ अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स r
साइन ऑफ अल्फा, यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ गया बेटा सर कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा हमारा। ओके बेटा, और एक चीज अब यहाँ पे अल्फा से, अभी मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ तो थीटा इक्वल टू अल्फा ही है बेटा, लेकिन अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएंगे तो अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएंगे तो जेड को हम कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, जेड इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा। और मैंने आपको ये थीटा की वैल्यू निकालना अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में सिखा रखा है। तो आइए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के। अच्छा, एक फॉर्म और बचा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हम इसको बात करेंगे बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। आप में डेरिवेशन नहीं है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्चुअली ये। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसलिए फॉर्म पर बताएंगे बेटा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेल्प से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ाएंगे। तो क्या सर ये हमारे जो क्लास 11th के सिलेबस में है? तो आप ये क्लास 11th के सिलेबस में मान भी सकते हैं बेटा, नहीं भी मान सकते हैं। अगर आप क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लें तो आपको ये पोलर फॉर्म पढ़ने से, ये पोलर फॉर्म ने पढ़ा है आपने, पोलर फॉर्म के बाद अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन की जो लेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी, ओके, और सॉल्यूशन का जो लेंथ होगी तो टाइम हमारा बचेगा। तो अब इस फॉर्म को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पोलर फॉर्म से क्वेश्चंस को करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो अगर मुझे टाइम को थोड़ा अपना सेव करना है, उस टाइम को सेव करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज कर लेंगे। तो चलिए बेटा कोई 1-2 क्वेश्चन को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मानते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन सभी दिए गए थे, क्या एक क्वेश्चन था सर z इक्वल टू -3, नहीं यार उसमें तो भी हम लोगों को आर्गुमेंट निकाला था, तो क्या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें? कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम -1 - i। इसमें हमें 2 चीज निकालनी है, एक मॉडुलस ऑफ z निकालनी है, एक आर्गुमेंट निकालना है। तो पहले हम मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं बेटा। सर मॉडुलस ऑफ z यानी इसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितना आएगा सर? स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बात आती है सर x स्क्वायर, x कितना दिया और y कितना दिया? स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सर x कितना दिया और y कितना दिया? x हमारे पास -1 है, y मेरे पास -1 है। अगर x -1 y -1 तो इसके क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये साथ में यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में इज अ पार्ट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। तो मॉड ऑफ z यानी r इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट 1 + 1 यानी √2। तो हम r की वैल्यू मान सकते हैं √2। ओके, मॉडुलस कितना दे दिया बेटा? √2। अब हम क्या निकालते हैं बेटा? अब हम आर्गुमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आर्गुमेंट। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y - x, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। बेटा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -1 by -1। तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? सर tan इनवर्स इक्वल टू 1, और tan इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पर। बेटा ये हमारी अल्फा आया, लेकिन हमारे प्रिंसिपल मॉडुलस चाहिए। क्या चाहिए? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है -π से π के बीच में वैरी करता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहाँ से यूज करता है बेटा? -π से π के बीच में वैरी करना चाहिए। फिर तुम्हारा -π, लेकिन हमें ये किस क्वाड्रेंट में बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होना चाहिए सर? थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में -π - अल्फा होती है। तो थीटा इक्वल टू -π प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो -π प्लस π/4 इक्वल टू -3π/4। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा -3π/4 हो जाएगी, -3π/4। तो थीटा की वैल्यू हो गई वो -3π/4 होगी। ओके बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, अभी तो इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया। तो पोलर फॉर्म में लिखने का क्या होता है बेटा? पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं सर z इक्वल टू
सर आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या लिखेंगे बेटा इसको? सर √2 कॉस ऑफ -3 पाई/4 -3 पाई/4 ब्रैकेट प्लस माइनस साइन -3 पाई/4। ये हमारा हो गया बेटा। ओके, ये हमारा पोलर फॉर्म में हो गया। किसमें हो गया? पोलर फॉर्म में। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ दो क्वेश्चंस को और ट्राई करते हैं इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन और है हमारे पास बेटा। अच्छा एक बात और बेटा, जब भी हमें इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उन इक्वेशन को हमेशा हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? उन इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, उन इक्वेशन को हमेशा हम कन्वर्ट करके आएंगे किसमें बेटा? a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अगर हमें किसी क्वेश्चन को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमेशा a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में वो क्वेश्चन होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास z इक्वल टू क्या है बेटा? सॉरी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं पोलर फॉर्म वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास बेटा। हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट, फाइंड द आर्गुमेंट। आइए क्वेश्चन है हमारे पास ये एक, क्या है? कन्वर्ट -√3 प्लस आयोटा इंटू पोलर फॉर्म। इस क्वेश्चन को मुझे पोलर फॉर्म में करना है। क्या है? z इक्वल टू बेटा z इक्वल टू -√3 क्या है? -√3 प्लस आयोटा। -√3 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब -√3 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे x और y निकालेंगे। x कितना दिया है? -√3, y कितना दिया है? 1। तो ये किस क्वाड्रेंट का पार्ट हुआ? सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट हुआ। अब फिर हम क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ z यानी r क्या आएगा? स्क्वायर रूट x² प्लस y², सर स्क्वायर रूट -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z यानी r कितना हो जाएगा बेटा? 3 + 1 = 2। तो मॉडुलस कितना आ गया मेरे पास? 2 आ गया बेटा। सर मॉड 2 आ गया तो अब क्या निकालेंगे बेटा? अल्फा निकालेंगे, आर्गुमेंट। तो हमारे पास अल्फा क्या होता है? सर tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, tan अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ -√3/1। कितना आएगा? √3 आ जाएगा बेटा। और 10 में √3 की वैल्यू कब होती है बेटा? 10 में √3 की वैल्यू π/3 पर होती है, π/6 पर होती है कि π/3 पर होती है? तो सर 10 में √3 की वैल्यू π/3 पर होती है, तो tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा? तो tan इनवर्स √3 π/3 हो जाएगा। अब ये π/3 हो गया ना बेटा, मुझे थीटा चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होती है पाई माइनस अल्फा, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हो गई 2π/3। कितना आ गया बेटा? 2π/3। अब 2π/3 आया है बेटा, तो 2π/3 में हम क्या लिख सकते हैं? सर z इक्वल टू r कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा। तो z इक्वल टू r की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? r की वैल्यू 2 दे रखी है। कितना दिया है? 2 कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा टाइम साइन 2π/3। ये हमारा क्या हो गया बेटा? पोलर फॉर्म में हो गया। ये हमारा पोलर फॉर्म में हो गया। ओके बेटा, इस तरह से हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। किसी भी इक्वेशन को हम पोलर फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए बेटा हम अपने रूलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बात करते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पर बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात आएगी तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे लिखेंगे? सर z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। क्या लिखेंगे? आर ई की पावर आयोटा थीटा। आर क्या है? मॉडुलस ऑफ जेड। आर क्या है बेटा? मॉडुलस ऑफ जेड। यहाँ पे आर हमारे पास है मॉड ऑफ जेड। ओके बेटा, इसी को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये यहाँ पे देखिए बेटा लास्ट लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? आर मॉडुलस ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा। आर ई की पावर आयोटा थीटा। हमने इस फॉर्म में इसको लिखना सीख लिया। अब हम कहीं पर भी देखिए बेटा छोटे से छोटा एग्जांपल मानते कि हमारे पास एक z1 है। क्या दिया है? x1 प्लस आयोटा y1। इसका हम अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या लिख देंगे? सर r1 आयोटा की पावर ई की पावर आयोटा थीटा 1। और z2 हमें क्या दिया है बेटा? z2 दिया है x2 प्लस आयोटा y2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सर r2 ई की पावर आयोटा थीटा 2। तो मैं अगर z1 इंटू z2 निकालूँ बेटा, देखिए z1 इंटू z2 इसका कितना आराम से निकाला आएगा बेटा। तो हम बात करें तो z1 इंटू z2 कितना आएगा? z1 z2 सर आ जाएगा z1 इंटू z2 ई की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 2। तो क्या आ जाएगा? z1 z2 ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। यहाँ हो जाएगा z1 z2। अपने पास z1 और z2 हो गया आयोटा थीटा 1 प्लस तो r1 प्लस r2 ई की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। आइए सारे फॉर्म को एक साथ में हम लिखना सीखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे। पहला कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में z कैसा होता है बेटा? सर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। फिर ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या होता है बेटा? ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जब भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म बात करेंगे बेटा ये कैसा होगा? x कॉमा y के फॉर्म में। फिर बात करेंगे बेटा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कैसा होगा बेटा? सर r z के बराबर ही होगा। z इक्वल टू r कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा। फिर आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करेंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? r आयोटा थीटा e की पावर आयोटा थीटा। तो क्या मैं z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा नहीं लिख सकता? तो सब ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, यानी एक से दूसरे को दूसरे से तीसरे के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। यही हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम यहाँ पे चेंज करना करेंगे। देखिए बेटा कभी कभी हम यानी रूलर्स, अच्छा इसको एक मैथमेटिशियन थे रूलर, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने इसको कैसे फाइंड किया? एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे मैथमेटिक्स की थोड़ी हायर मैथमेटिक्स यूज की थी। जब हम साइन को ओपन करेंगे सीरीज के फॉर्म में, कॉस को ओपन करेंगे सीरीज के फॉर्म में, देन आफ्टर सॉल्व करेंगे तो जो वो आता है वो हमेशा किस फॉर्म में आता है बेटा? e की पावर आयोटा थीटा। ये आप आगे पढ़ेंगे और आप जब लिमिट पढ़ेंगे तब आप साइन कॉस के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। लेकिन अभी आप याद कर लीजिए और याद ध्यान रखिए बेटा कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल हमने क्या बोला है? सर e की पावर आयोटा थीटा जो होगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा होगा। इसे बहुत लोग सिक भी बोलते हैं, सिस ऑफ थीटा। ओके बेटा, सिस ऑफ थीटा या e की पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसे क्या बोलेंगे बेटा?
सेक ऑफ माइनस थीटा। आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, इट्स अवर रूलर फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे मॉडुलस फॉर्म का एक बात है बेटा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि अभी हमारे पास आर्गुमेंट जो थे, आर्गुमेंट किस तरह बिहेव कर रहे थे, एज अ लॉगरिथम की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसे यहाँ पे अगर हम ये बोले मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, तब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे माइनस देखिए बेटा, प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 कॉस ऑफ थीटा1 माइनस थीटा2। थीटा1 और थीटा2 यहाँ पे आर्गुमेंट हैं, वो किसके, z1 और z2 के। थीटा1 और थीटा2 क्या है बेटा, आर्गुमेंट है किसके, z1 के और z2 के। अगर यही चीज हमें कुछ इस फॉर्म में लिखी हो, मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस मॉड ऑफ z2, तब ये सिंपल अलजेब्रा की तरह वर्क करेगा बेटा। सिंपल अलजेब्रा कैसे, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 टू मॉड ऑफ z2, ये होगा बेटा। बस इस बात को याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट मॉड के बाद स्क्वायर रहेगा तो वो हमारा वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। ओके बेटा, वेक्टर में अभी आपने पढ़ लिया होगा दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का सबट्रैक्शन, फिर आपने वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर निकाला होगा एनालिटिकल मेथड से। जब एनालिटिकल मेथड से आप z1 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तब आपको इस फॉर्म में मिलता है वहां पे। ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम क्या निकालें, मॉडुलस का स्क्वायर निकालें, तो ये कुछ वेक्टर के फॉर्म की तरह बिहेव करता हुआ दिख रहा है। आइए नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस। तो इसका हमें क्या निकालना है बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होना चाहिए बेटा, माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। कहां से बेटा, माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। आइए, z इक्वल टू क्या दिया है, -1 प्लस आयोटा √3। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू √3। किस क्वाड्रेंट का पार्ट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट का। आपको ये पहचानना आना चाहिए बेटा, ये किस क्वाड्रेंट का पार्ट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का पार्ट होगा। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट का पार्ट है तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ √3 बाई -1। बेटा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3। अब बेटा √3 कब होता है tan की वैल्यू, सर π/3 पे, तो अल्फा की वैल्यू होगी π/3। ये अल्फा की वैल्यू आई बेटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, किस क्वाड्रेंट में है, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा यानी π/3। नाउ थीटा इक्वल टू 2π/3। हमारा आर्गुमेंट हो गया बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आर्गुमेंट के। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस। यहाँ पे क्या है बेटा, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3। अब हमें क्या होना चाहिए, tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। और ये दोनों किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ये किस क्वाड्रेंट में जाएंगे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -3 बाई -3। जैसे ही -3 बाई -3 लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं, सर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1। और tan में 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 पर। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू -π प्लस अल्फा। तो -π प्लस π/4 इक्वल टू -3π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -3π/4। क्या सबकी प्रिंसिपल वैल्यूज ही आ रही हैं, हाँ। हम जनरल वैल्यूज नहीं फाइंड कर रहे हैं, सबकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। क्या सर -3π/4 हमारा -π और π/4 के बीच में आएगा, हाँ बेटा -3π/4 आपका -π और π के बीच में ही आएगा। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को मैंने आपको करा रखा है इसी टाइप का, तो आप इसको HW के फॉर्म में घर पे कर सकते हैं, ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कराया, देखिए पोलर फॉर्म में। नेक्स्ट,
फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, इनका मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है। चलिए z इक्वल टू क्या है बेटा 2 माइनस 2 आयोटा, तो हमारे लिए x कितना हो जाएगा 2, y कितना हो जाएगा -2, किस क्वाड्रेंट में सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है ना बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट हो गया। जब ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट हो गया बेटा, तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा सर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2, कितना आ जाएगा 2 रूट 2। अगेन बेटा आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमें सर, -2/2 मॉड ऑफ टेन इनवर्स अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ -1 से वैल्यू क्या आएगी बेटा, मॉड से निकलकर +1, और 10 की वैल्यू +1 कब आती है सर, π/4 पर। ये किस क्वाड्रेंट का पार्ट है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्ट है, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू -π/4, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई। ओके बेटा, फाइंड द आर्गुमेंट एंड फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस, हमने ये फाइंड कर लिया। अगेन फिर क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z1/z2। क्या, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z1/z2। जब भी हमें आर्गुमेंट ऑफ z1/z2 बोले बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आर्गुमेंट ऑफ z1 निकालिए, फिर आर्गुमेंट ऑफ z2 निकालिए। चलिए हम यहाँ पे z1 की बात करते हैं, 1 प्लस आयोटा x1 कितना आएगा 1, y1 कितना आएगा बेटा 1। ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है बेटा, तो 10 अल्फा इक्वल टू 10, हम मान लेते हैं मॉड ऑफ y1/x1, तो अल्फा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे अल्फा 1 नाम दे दो, 10 इनवर्स 1/1 बेटा, 10 में 1 की वैल्यू कब आती है, π/4 पर, तो अल्फा 1 इक्वल टू इतना आ गया। और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा ही होता है, तो थीटा की वैल्यू होगी π/4। तो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू π/4। अगेन नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हम बात करते हैं z2 इक्वल टू क्या है 1 माइनस आयोटा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्या सर, अल्फा 2 इक्वल टू 10 इनवर्स y2x2, y2/x2, y2/x2 इनवर्स y2/x2 क्या आएगा बेटा सर, 10 इनवर्स y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/1 अल्फा 2, यहाँ पे हमारे पास अल्फा 2 इक्वल टू 10 इनवर्स 1 आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ -1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब ये 1 आ गया बेटा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा सर, अल्फा 2 इक्वल टू, और 1 होता है π/4 पर, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा 2, तो आर्गुमेंट कितना आ गया -π/4। तो आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल टू -π/4 कितना आ गया बेटा -π/4। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2। तो बेटा लॉग की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, जैसे लॉग प्रॉपर्टी ये होल्ड करती थी, क्या होगा लॉग की प्रॉपर्टी z1/z2 हो जाएगा बेटा मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 बेटा प्लस 2n प्लस पाई तब लिखते हैं जब हमें उससे प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में चाहिए। ओके, हम यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया था कि प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देख लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आता है कि नहीं। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आएगा तो वहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी हमें बेटा 0, तो प्लस 2n पाई।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पाई एम की वैल्यू 0 ही रख देते हैं। फिर अगर रेंज में आ रहा है तो हमारे पास अब यहाँ देखिए बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 की बात करें तो कितना आता π/4, आर्गुमेंट ऑफ Z2 की बात करें तो कितना आता -π/4। तो कितना आएगा बेटा π/4 -π/4, और हमें ये बोला नहीं था कि प्रिंसिपल चाहिए तो डायरेक्ट हम इसको इतना ही करेंगे बेटा। तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। इनका आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। या आप एक तरीके से और भी, या बेटा आप ये भी कह सकते हैं इतने के बाद कि सर +2n पाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा +2n पाई, तो लास्ट में आ जाएगा 2n पाई। अब इनकी जो भी वैल्यू रखेंगे वही आपका आर्गुमेंट बन जाएगा 2n पाई। इनकी वैल्यू आप अलग अलग रखेंगे तो इसका आर्गुमेंट अलग अलग आपके फॉर्म में मिलता जाएगा। अगेन क्या बोला बेटा, एक्सप्रेस 2 आयोटा इन अ पोलर फॉर्म। इसे बेटा एक बार ट्राई करिए। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड कुछ और नहीं बेटा, आर्गुमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। आर्गुमेंट ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? आर्गुमेंट। यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट ही फाइंड करना है। और इस तरह के क्वेश्चन के आर्गुमेंट जब भी फाइंड करना होता है बेटा, हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ये है बेटा, तो हम क्या करेंगे सर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आपको याद हो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बहुत पहले ही लेक्चर में आपको बता रखी थी। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2 आयोटा। अगर याद नहीं रहेगा बेटा आपको तो डायरेक्ट से ओपन करके सॉल्व कर लीजिएगा। कितना आएगा सर 2 आयोटा बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आयोटा बाई 2, 2 से 2 कट गया तो z इक्वल टू आयोटा। अगर बेटा z इक्वल टू आयोटा होता है तो उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा हमारे पास π/2। ओके बेटा, नाउ अगेन नेक्स्ट, नाउ दिस कन्वर्ट इन अ पोलर फॉर्म। आप इसको एक बार अपने घर पे ट्राई करिए, जो ना आए तो बेटा इसको कमेंट सेक्शन में बताइए सर हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। बेटा आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मतलब जो जो पढ़ा है हमने आज, ये हमारे एग्जाम यानी क्लास 11 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी एग्जाम कम्पिटिटिव जिसमें हमारे ये मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ट्राई करेंगे कि हम अपने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एक बहुत प्यारा थ्योरम पढ़ेंगे जिसको नाम होता है डी मॉर्गन थ्योरम। ओके बेटा, नमस्कार।